चलिए, देयर इज सम टेक्निकल इशू, दैट्स व्हाई द क्लास इज ऑन द होल्ड। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास अगेन, है ना। चलिए चलिए, तो एक बार मैं शुरू से समराइज कर देता हूं। ठीक है, अभी सब क्लियर है एकदम? आवाज ववाज सब क्लियर है एकदम? सब सही है? बताएंगे सब चीज क्लियर है एकदम? चलिए, दोबारा नई एनर्जी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये सब मशीनरीज है। चलिए। तो मैं इस पोर्शन को थोड़ा फास्ट ले लेता हूं अब, क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया है ना। तो अपन बात करें बंधन की, तो अगर अपन बात करें बंधन की, तो बंधन कितने प्रकार का बताया? तो बंधन कितने प्रकार का बताया आचार्य सुश्रुत ने? 14 तरीके का। कितने तरीके का? 14 तरीके का। तो बंधन के प्रकार आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए 14 और भागवत द्वारा बताए गए 15। तो भागवत ने कौन सा एक्स्ट्रा माना? तो भागवत ने उत्संगी बंध को एक्स्ट्रा माना। कौन से बंध को एक्स्ट्रा माना? उत्संगी बंध को एक्स्ट्रा माना। तो सुश्रुत के अनुसार बंधन के प्रकार 14, भागवत के अनुसार 15। 15 में एक्स्ट्रा कौन सा है? उत्संगी बंध। कौन सा बंध? उत्संगी बंध। अब अपन अगर बात करें तो मैंने कुछ स्पेशल बंध के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले बात करी मैंने चीन बंध की। किसकी बात करी? चीन बंध। चीन बंध कहां पे माना जाता है? तो चीन बंध माना जाता है अपांग पर। चीन बंध कहां पे माना जाता है? अपांग। अपांग क्या है? नेत्र की संधि है। क्या है? नेत्र की संधि है। अपांग क्या है? नेत्र की संधि। तो बेसिकली चीन बंध कहां पे बांधा जाएगा? आंख पर बांधा जाएगा। कहां पे बांधा जाएगा? आंख पर बांधा जाएगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलिए, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं खटवा बंध। कौन से बंध की? खटवा बंध। तो खटवा बंध कहां पे माना जाता है? हनु शंख गंड। कहां पे माना जाता है? हनु प्रदेश में, शंख प्रदेश में और गंड प्रदेश में। हनु प्रदेश, शंख प्रदेश और गंड प्रदेश में कौन सा बंध बांधा जाता है? खटवा बंध। इसके बाद अपन बात करते हैं मुतोली या प्रतोली। कौन सा बंध? मुतोली या प्रतोली। तो मुतोली या प्रतोली कहां पे माना जाता है? ग्रीवा और मेटर पर। कहां पे माना जाता है? ग्रीवा और मेटर पर माना जाता है। तो मुतोली बंध ग्रीवा और मीटर पर माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्तगिका बंध। तो स्तगिका बंध कहां पे बांधना है साहब? तो अंगुष्ठ पे बांधना है, अंगुली पे बांधना है और मीटर के अग्रभाग पर बांधना है। स्तगिका बंध कहां पे बांधना है अपने को? अंगुष्ठ में, उंगली में और मीटर के अग्रभाग में। इसके बाद बात करते हैं गौफड़ा की। किसकी बात करते हैं? गौफड़ा की। ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? गौफड़ा की। तो गौफड़ा कहां पे बांधा जाता है? चिबुक पे, नासा पे, ओष्ठ पे और वस्ती पे। कहां पे बांधा जाता है? चिबुक पे, नासा पे, ओष्ठ पे और वस्ती पे। और अगर अगर अपन बात करें पंचांगी बंध, तो पंचांगी बंध कहां पे बांधा जाता है? तो पंचांगी बंध कहां माना जाता है? ऊर्ध्व जत्रुगत। ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब तुम्हारी जो क्लेविकल बोन है उसके ऊपर, क्लेविकल बोन के ऊपर का जो भी हिस्सा, मतलब तुम्हारा मुख प्रदेश पूरा आ गया, तुम्हारा फेस आ गया पूरा। क्या आ गया? फेस आ गया। तो वहां पे कौन सा बंध बांधा जाएगा? ऊर्ध्व जत्रुगत पे पंचांगी बंध। कौन सा बंध बांधा जाएगा? पंचांगी बंध। ठीक है, पंचांगी बंध बांधा जाता है। कौन सा बंध बांधा जाता है? पंचांगी बंध बांधा जाता है ना। चलिए, तो चीन बंध, अपांग, खटवा बंध, अनुशंख गंड, मुतोली और प्रतोली ग्रीवा और मेटर पर, और स्तगिका अंगुष्ठ पर, उंगली पर और मेटर अग्र पर। और गौफड़ा बंध कहां पे बांधा जाता है? चिबुक पर। कहां पे बांधा जाता है? चिबुक पर, नासा पर, ओष्ठ पर और वस्ती पर। और पंचांगी बंध कहां पे बांधा जाता है? ऊर्ध्व जत्रुगत। कहां पे बांधा जाता है? ऊर्ध्व जत्रुगत। सही है, कहां पे बांधा जाता है? ऊर्ध्व जत्रुगत। ठीक है ना। तो चीन बंध के लिए मैंने बताया था, जैसे समुद्री लुटेरे एक आंख पर बंध बांध लेते थे, उसको क्या बोलते हैं? चीन बंध। खटवा बंध मैंने बताया था। खटवा बंध क्या होता है? खटवा बंध कैसा होता है? जैसे ये किसी इंसान का चेहरा है, तो इसको यूं ढक दो और प्लस यूं ढक दो, तो ये हो गया खटवा बंध। कौन सा बंध? खटवा बंध। ठीक है ना, ये इंसान है। ठीक है ना। तो इसके माथे पे ऐसे एक पट्टी बांध दी और नीचे से लाते हुए ऐसे ले आए। जैसे सरदार जी को देखा होगा ना, ऊपर पगड़ी बांधते हैं और नीचे ऐसे एक कपड़ा सा लगाते हैं, उसको बोलते हैं खटवा बंध। और मुतोली क्या होता है? ये किसी की गर्दन है। क्या है? किसी की गर्दन। तो गर्दन पे जो बंध बांधा जाता है वो कौन सा बंध है? मुतोली बंध। कौन सा बंध? मुतोली। ठीक है ना। इसी तरीके से अंगुष्ठ, उंगली और मेट रखकर पे कौन सा बंध बांधा जाता है? उसका नाम है स्तगिका। कौन सा बंध है? स्तगिका बंध। ठीक है ना। कैसा बंध? स्तगिका। कि मैंने एक यहाँ पे जैसे एक बैंडेज यहाँ लगा दी, ऐसे एक बैंडेज ये रही, एक बैंडेज ये रही, दूसरी बैंडेज ये रही, और उसको ऊपर से रैप कर दिया, उसको बोलते हैं स्तगिका बंध। कौन सा बंध? स्तगिका बंध। और गौफड़ा बंध क्या है? तो गौफड़ा बंध की अगर मैं बात करूं, तो गौफड़ा बंध कैसा होता है? गौफड़ा बंध भी इसी तरीके का होता है, जैसे नाक से लेके पीछे तक ऐसे बांध दिया किसी के, या माथे से लेके ऐसे, माथे से यूं लाए और पीछे तक ऐसे बांध दिया, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया गौफड़ा बंध। कौन सा बंध? गौफड़ा बंध। और पंचांगी बंध कौन सा है? ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों को बांधा जाता है, पूरा फेस पे अलग अलग तरीके से
5 अंग होते हैं उसके, इसलिए पंचांगी बोलते हैं, तो पंचांगी बंध बांधा जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें व्रण के आयतन के आधार पर, तो व्रण के आयतन के आधार पर बंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ठीक है ना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। चिबुक होता है, चिबुक बता तो दिया यार, चिन्ह को बोलते हैं चिबुक। कितनी बार पूछोगे चिबुक? चलो अब बात करते हैं गाढ़बंध, शिथिलबंध और संबंध। ये रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, एक बार तो अभी मैं ले चुका था ना इसको, टॉपिक को। तो गाढ़बंध की बात करूं तो स्पिक पर, कुक्षी पर, कक्षा पर, सिर पर और उरु प्रदेश पर। स्पिक, कुक्षी, कक्षा, सिर और उरु प्रदेश पर कौन सा बंध बांधा जाता है? गाढ़बंध बांधा जाता है। कौन सा बंध बांधा जाता है? गाढ़बंध, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं शिथिलबंध। तो शिथिलबंध कहां पे बांधा जाता है? अक्षी मतलब आंख पर और संधि पर। आंख पर और संधि पर कौन सा बंध बांधा जाता है? शिथिलबंध। कौन सा बंध? शिथिलबंध। उसके बाद अगर मैं बात करूं संबंध की, तो संबंध कहां कहां पे बांधा जाता है? तो संबंध बांधा जाता है शाखा पर, वदन पर, कांड पर, कंठ पर, मेड्र पर, मुस्क पर। मुस्क मतलब स्क्रोटम, क्या होता है? स्क्रोटम। और मतलब होता है छाती, और उधर मतलब होता है एब्डोमन। एब्डोमन, एब्डोमन मतलब तुम्हारा एब्डोमन वाला एरिया, ठीक है ना। तो इन जगह पर कैसा बंध बांधना है अपने को? संबंध। कौन सा बंध बांधना है? संबंध। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ व्याधियों में विशेष बंधन बताए गए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, तो स्वाति नाम की लड़की है, उसके क्या है? उसका कंधा उतर गया है, कंधा उसका डिसलोकेट हो गया है। तो स्वस्तिक बंध किसमें बांधना है? जब अंश संधि की च्युति हो जाए, मतलब वो शोल्डर जॉइंट का क्या हो जाए? शोल्डर जॉइंट का क्या हो जाए? डिसलोकेशन हो जाए। क्या हो जाए? डिसलोकेशन। तो शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होने पर स्वस्तिक बंध। तो स्वाति का कंधा उतारना है, ठीक है ना। स्वाति का कंधा क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो जल्दी, थम्स अप करो, जल्दी करो, एकदम जल्दी करेंगे, जल्दी करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अंश भग्न। तो मैंने बताया था गाय ने क्या किया? कंधे को फ्रैक्चर कर दिया। तो अंश भग्न में क्या है? गौ फड़ा बंध। कौन सा बंध? गौ फड़ा बंधन। तो गौ फड़ा बंधन कहां पे बांधना है? अंश भग्न में। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हनु संधि विश्लेष होने पर, हनु संधि विश्लेष मतलब क्या हो गया? तुम्हारा जो नीचे नीचे वाला जबड़ा है, मैंडिबल वाला रीजन है, ये यहाँ से जबड़ा खिसक जाए, इधर उधर हो जाए, तो हनु संधि विश्लेष होने पर क्या करना है? पंच मारना है। क्या करना है? हनु पर क्या मारते हैं? पंच। ऐसे पंच मारते हैं ना, तो हनी संधि विश्लेष होने पर पंचांगी बंध। कौन सा बंध? पंचांगी बंध। और जब पंच मारोगे तो तुम्हारा जबड़ा क्या हो जाएगा? सरक जाएगा, मतलब विश्लेष हो जाएगी तुम्हारी संधि। क्या हो जाएगी? विश्लेष। तो अनुसंधि विश्लेष होने पर पंच मारना है, मतलब पंचांगी बंध। और अगर ये टूट गया तो टूटता कैसे था? मैंने बताया था, खटिया उठा रहे थे और खटिया उठा के कहां मार दी? किसी ने जबड़े पर। तो खटिया उठा के जबड़े पर मारी, खटिया उठा के जबड़े पर अगर मार दी तो हमारा हनु संधि हनु भग्न हो गया, हनु टूट गया। तो हनु टूट गया खटिया से, हनु टूटा खटिया से, मतलब हनु का भग्न हो तो कौन सा बंध बांधना है साहब? खटवा बंध। कौन सा बंध? खटवा बंध बांधना है। अब मैंने एक रोग बताया, इसका नाम है मूत्र वृद्धि। मूत्र वृद्धि को बोलते हैं हाइड्रोसील। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील में क्या होता है? जो तुम्हारे वृषण होते हैं, जो तुम्हारे वृषण होते हैं उसमें क्या होता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। क्या भर जाता है साहब? पानी भर जाता है। तो इस पानी को क्या करते हैं? निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए एक शस्त्र यूज किया जाता है, उसका नाम है व्रीहिमुख। क्या, कौन सा नाम है? व्रीहिमुख। तो मूत्र वृद्धि और व्रीहिमुख ब से याद करना है। मूत्र वृद्धि में कौन सा शस्त्र से वेदन करते हैं? व्रीहिमुख शस्त्र से। कौन से शस्त्र से? व्रीहिमुख शस्त्र से वेदन करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? अब मूत्र वृद्धि है तो वृद्धि मतलब कोई चीज बढ़ रही है, तो बोलते ना अब तो समझा भाई, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना मूत्र की वृद्धि करेगा। तो इसको थमना है, मतलब इसको स्थिर करना है। क्या करना है? स्थिर। तो इसमें कौन सा बंध? स्थगिका बंध। कौन सा बंध? स्थगिका बंध। कौन सा बंध? स्थगिका बंध, ठीक है। तो एक गाय थी, गाय का क्या हो गया? गुदा भ्रंश हो गया। क्या हो गया? गुदा भ्रंश। गुद भ्रंश मतलब क्या होता है? उसके जो गुदा है, उसका जो रेक्टम है, जो उसका रेक्टम है, रेक्टम का क्या हो जाना? बाहर निकल आना। क्या हो जाना? बाहर। इसको बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। क्या बोलते हैं? रेक्टल प्रोलैप्स। तो गाय की गुदा क्या आ गई? बाहर हो गई, मतलब गाय की गुदा का क्या हो गया? भ्रंश हो गया। गाय की क्यों बोली मैंने? क्योंकि गाय फॉर गौ, तो इसलिए इसमें कौन सा बंधन? गौ फड़ा बंधन। कौन सा बंधन? गौ फड़ा बंधन। तो गुद भ्रंश में कौन सा बंधन प्रयोग करते हैं? गौ फड़ा बंधन। कौन सा बंधन? गौ फड़ा बंधन। और आचार्य सुश्रुत ने इसमें बहुत ही बढ़िया एक तेल बताया है। इस तेल का नाम है मूषक तेल। कौन सा नाम है? मूषक तेल, ठीक है ना। तो मूषक तेल का प्रयोग कौन से रोग में करते हैं? गुद भ्रंश में। और इसको या तो पानी के लिए यूज
पीने के लिए यूज करते हैं पान के रूप में, या फिर इसका अभ्यंग करते हैं। क्या करते हैं? अभ्यंग। ठीक है ना। पीने वाला तो थोड़ा सा दिक्कत वाला विषय है, क्योंकि चूहे का बना हुआ है, इसमें चूहा लिया जाता है जिसकी आंत निकाल दी गई हो, उससे तेल को साधित किया जाता है। तो मूसक तेल कहाँ पे यूज किया जाता है? गुदाभ्रंश में। किसमें? गुदाभ्रंश में। इसको या तो पान के लिए प्रयोग करते हैं या फिर अभ्यंग के लिए। किसके लिए? या तो पान के लिए या फिर अभ्यंग के लिए। या तो पान के लिए या फिर अभ्यंग के लिए इस तेल का प्रयोग किया जाता है। गुदभ्रंश में कौन सा तेल? मूषक तेल। कौन सा तेल? मूषक तेल। ठीक है ना। मूषक तेल। हाँ, चांगेरी घृत भी बताया है। गुदभ्रंश में चांगेरी घृत बताया है, अभी मैं बताऊंगा वैसे। ठीक है, कौन सा घृत बताया है? चांगेरी घृत। एक चांगेरी घृत बताया, एक चव्यादि घृत भी बताया है। कौन सा घृत बताया? चव्यादि घृत। ये दोनों घृत गुदभ्रंश में किसने बताए हैं? आचार्य चरक ने बताए हैं। किसने बताए हैं? चरक ने। कौन से में? चरक चिकित्सा 19 के अतिसार वाले चैप्टर में। ठीक है ना, अतिसार में बताएं चांगेरी और चव्यादि घृत गुदभ्रंश में। किसने? चरक ने। चलिए आगे बात करते हैं। अब दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक तो बात है फिगर ऑफ 8 बैंडेज। कौन सी बैंडेज? फिगर ऑफ 8 बैंडेज। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज कौन से फ्रैक्चर में मान दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ठीक है ना। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज किससे, कौन से फ्रैक्चर में? क्लेविकल। कौन सी? ये अपनी, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं ना क्लेविकल को। क्या बोलते हैं इसको? कोलर बोन। क्या बोलते हैं? कोलर बोन। इसको लड़कियों में क्या बोलते हैं साहब? ब्यूटी बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन होता है। और ये एकमात्र लॉन्गेस्ट बोन होती है शरीर में जो हॉरिजॉन्टली प्लेस होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ठीक है ना, क्षैतिज रूप से प्रेजेंट होती है। ये एकमात्र ऐसी लंबी अस्थि होती है, दीर्घ अस्थि होती है, जो शरीर में क्षितिज रूप से ऐसे ऐसे प्लेस होती है। क्षितिज रूप से मतलब ऐसे प्लेस होती है, ऐसे। जबकि ज्यादातर जो लंबी हड्डियां होती है वो शरीर में ऐसे होती है। कैसे होती है? ऐसे। तो लेकिन ये केवल एकमात्र ऐसी लंबी हड्डी है जो ऐसे क्षितिज रूप में क्या होती है? प्लेस होती है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन बोलते हैं, कोलर बोन। संख्या तो पता है कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और इसी से अपने कंधे का जॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये क्लेविकल यहाँ से आके जुड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो फिगर ऑफ 8 बैंडेज कहाँ पे यूज करते हैं? क्लेविकल फ्रैक्चर में। कहाँ पे यूज करते हैं? क्लेविकल फ्रैक्चर में। ठीक है ना। कौन से फ्रैक्चर में यूज करते हैं? क्लेविकल में। ठीक है ना। कौन से में? क्लेविकल फ्रैक्चर में। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो एक बार, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। अरे बोलो। ठीक है ना। किसमें यूज होता है? क्लेविकल फ्रैक्चर में। टी बैंडेज कहाँ पे यूज करते हैं? पेरिनियल एरिया में। कौन से? लंगोटी देखिए कभी, लंगोटी। लंगोटी बच्चे पहनते हैं ना, तो कुछ ऐसी होती है ना, एक ऐसा कपड़ा होता है और एक साइड में ऐसे कुछ निकली होती है। लंगोटी पहनी है ना, लंगोटी बचपन में पहनी होगी ना लंगोटी। तो वो क्या था? कहाँ पे बांधी जाती? पेरिनियल एरिया में। कहाँ पे? पेरिनियल एरिया। पेरिनियल एरिया मतलब जो नीचे एरिया है उसको क्या बोलते हैं? पेरिनियल एरिया। ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बनाना चाहूं तो ये जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना। तो यहाँ जी जो एरिया है, सॉरी, तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया। कौन सा एरिया बोलते हैं? पेरिनियल एरिया। तो यहाँ पे कौन सी बांधनी है? टी शेप बैंडेज बांधनी है। कौन सी बैंडेज बांधनी है? टी शेप बैंडेज। कौन सी बैंडेज? टी शेप बैंडेज। तो टी शेप बैंडेज कहाँ पे बांधनी होती है? पेरिनियल एरिया में। कौन से में? हाँ, पेरिनियल एरिया में। ठीक है ना। इसमें पेरिनियल एरिया में। अब बात करते हैं बैरल बैंडेज। कौन सी बैंडेज? बैरल बैंडेज। तो बैरल बैंडेज कहां पे बांधी जाती है? मैंडिबल फ्रैक्चर में। कौन से फ्रैक्चर में? मैंडिबल फ्रैक्चर में। ठीक है ना। तो अपन ने 3 बैंडेज की बात करी। ठीक है ना, 3 बैंडेज की। तो फिगर ऑफ 8 कहां पे बांधनी है साहब? क्लेविकल फ्रैक्चर में। कौन से फ्रैक्चर में? क्लेविकल फ्रैक्चर में। टी शेप कहां बांधनी है साहब? टी शेप कहां बांधनी है? पेरिनियल में। कहां बांधनी है साहब? पेरिनियल। पेरिनियल एरिया में टी शेप। लंगोटी से याद कर लेना, टी। ठीक है, लंगोटी में भी टी आ रहा है। तो कौन सा एरिया? पेरिनियल एरिया। और बैरल बैंडेज, बैरल बैंडेज क्या होती है साहब? तो ये जैसे सपोज कोई इंसान है, लंबे होठ हैं इसके खूब, है ना। तो इसके माथे पे यूं बांधना, और ऐसे देखी बंधी हुई बैंडेज इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब मेरे यूं बैंडेज बांध लो,
ऐसे बैंडेज बांधो और फिर उसको यूं लेके और यूं बांध लो। तो वो कौन सी बैंडेज है? बैरल बैंडेज। कौन सी बैंडेज? बैरल बैंडेज। तो कब दिक्कत होगी? जब ये नीचे वाला जबड़ा टूट जाएगा इसको फिक्स करने के लिए, ठीक है ना। तो मैंडिबल फ्रैक्चर के लिए कौन सी बैंडेज यूज करते हैं? बैरल बैंडेज। कौन सी बैंडेज? बैरल बैंडेज। अरे समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? हाँ केजरीवाल, बिल्कुल समझ में आया क्या? चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे। ये अपन ने यहां तक वैसे पढ़ लिया था, है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन शल्य अपनयन। क्या? शल्य अपनयन। शल्य अपनयन मतलब जैसे मैंने बताया था स्वेदो अपनयन। स्वेदो अपनयन, अपनयन मतलब निकालना, है ना। शल्य अपनयन मतलब इसको निकालने के लिए, तो शल्य को बाहर निकालने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं शल्य अपनयन। तो सबसे पहले बात करते हैं शल्य के भेद कितने होते हैं। शल्य के भेद कितने होते हैं? तो शल्य के अगर मैं भेद की बात करूं तो शल्य के दो भेद होते हैं, एक तो अवबद्ध होता है और एक अनवबद्ध होता है। अवबद्ध क्या होता है साहब? किसी के मैंने यहाँ पे मान के चलो गोली मार दी, अब गोली मार दी, अगर वो गोली अंदर ब्रेन में जाके फंस गई तो बाहर से दिखेगी क्या? इजीली दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो वो कैसी है? वो अवबद्ध है, मतलब धातुओं में गड़ा हुआ, शरीर की धातुओं में गड़ा हुआ, ठीक है ना। कोई कांटा घुस गया अंदर तक तो वो क्या हो गया? अवबद्ध हो गया। एक होता है अनवबद्ध, कि तुम चल रहे थे और चलते चलते कांटा जस्ट चुभा है तुम्हारे, अभी अंदर नहीं घुसा खाल को अंदर, मतलब फाड़ के, तो वो क्या हो गया? अनवबद्ध, मतलब शिथिल। क्या हो गया? शिथिल। तो शल्य के दो भेद हो गए, एक तो हो गया अवबद्ध, एक तो हो गया अवबद्ध मतलब धातुओं में गड़ा हुआ, और एक हो गया अनवबद्ध मतलब शिथिल। क्या हो गया? शिथिल। तो शल्य के इस तरीके से कितने भेद हैं? दो। अब इंपॉर्टेंट है, जो अनअवबद्ध शल्य होता है मतलब जो धातुओं में अंदर तक नहीं गया है, जो धातुओं में अंदर तक नहीं गया है, जो धातुओं में अंदर तक नहीं गया है, समझ में आ रहा है ना। तो जो धातुओं में अंदर तक नहीं गया है, ऐसे शल्य को निकालने के कितने उपाय बताए चरक सुश्रुत ने? 15 उपाय। कितने उपाय बताए हैं? 15 उपाय बताए हैं। कितने उपाय बताए हैं? 15 उपाय, ठीक है ना। कितने उपाय बताए हैं? 15 उपाय। उसमें से कुछ उपायों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। जैसे क्या होता है? स्वभाव से, पाचन से, भेदन से, दारण से, अयस्कांत मतलब होता है चुंबक, मतलब मैग्नेट से कोई लोहे की चीज घुस गई तो, चुंबक से, वमन से, विरेचन से, पीड़न मतलब होता है दबाना। क्या होता है? दबाना। प्रवाहन मतलब जोर लगाना। क्या करना? जोर लगाना, ठीक है ना। उसके अलावा प्रतिमर्श मतलब कोई नस वगैरह का प्रयोग करके, वो डिपेंड करता है कहाँ पे घुसा है शल्य। और यहाँ पे याद रखना वस्ती और स्नेहन नहीं आता। क्या नहीं आता? वस्ती और स्नेहन नहीं आता। वस्ती स्नेहन का यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, वस्ती और स्नेहन को आपस में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं व्रण की। इसकी बात करते हैं व्रण की। चलो समझ में आ गया। अब व्रण मतलब क्या होता है? वुंड मतलब घाव, मतलब क्या होता है? घाव। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अगर आपसे बात करें व्रण की आकृतियां कितनी होती हैं, तो व्रण की आकृति बताई गई है 4। कितनी बताई गई? 4। या तो आयताकार होगा, या वृत्त होगा, या त्रिकोण होगा, या चतुष्कोण होगा, ठीक है ना। व्रण की कितनी आकृति बताई गई है? 4 आकृति। कितनी आकृति? 4। कौन कौन सी? आयताकार, वृत्ताकार, त्रिकोण और चतुष्कोण। व्रण वस्तु, व्रण वस्तु मतलब होता है स्कार मार्क। क्या होता है? स्कार मार्क। तुमने कभी देखा है ना, जैसे कहीं मेरे चोट लगी या तुम्हारे कभी चोट लगी होगी तो वहां पे खुरंट जैसा बन जाता है, धब्बा पड़ जाता है, काला काला सा पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं व्रण वस्तु। क्या बोलते हैं? व्रण वस्तु, ठीक है ना। तो व्रण वस्तु किसको बोलते हैं? स्कार मार्क को। किसको बोलते हैं? स्कार मार्क को व्रण वस्तु बोलते हैं। तो व्रण वस्तु के कितने स्थान बताए? व्रण वस्तुओं की संख्या कितनी बताई है? 8। कितनी बताई है? 8, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है? त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि और मर्म आता है। ये 8 चीजें हैं। त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, मर्म, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 8 चीजें आती हैं, ठीक है ना।
अस्थि, संधि, मर्म, ये 8 चीजें आती हैं। कोष्ठ भी आता है इसमें, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या होते हैं, वर्ण वस्तुएं होती हैं 8, ठीक है ना। तो वर्ण वस्तुएं आपसे पूछी हैं टोटल कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8। वर्ण वस्तुएं कितनी होती हैं, 8 होती हैं। कितनी होती हैं, 8, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब दुष्ट व्रण के बारे में अगर बात करें तो दुष्ट व्रण के कितने भेद बताए हैं साहब, 6 भेद बताए। कितने बताए हैं, 6 भेद। इंपॉर्टेंट है बस। दुष्ट व्रण मतलब जो इन्फेक्टेड बाउंड है, इन्फेक्टेड वुंड जो होता है उसको बोलते हैं दुष्ट व्रण। तो उसके कितने भेद बताए हैं, दुष्ट व्रण 6 बताए हैं। कितने बताए हैं, 6। अपने को केवल इतना ही याद रखना है इसमें। अब बात करते हैं व्रण के उपक्रम कितने बताए गए हैं। तो व्रण को सही करने के लिए, घाव को सही करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 60 उपक्रम। इसको बोलते हैं षष्ठी उपक्रम। क्या बोलते हैं, षष्ठी उपक्रम। और जो चरक है उन्होंने केवल कितने बताए, 36। कितने बताए हैं, 36। तो आपसे पूछा जाएगा व्रण के उपक्रम कितने होते हैं, तो वो व्रण के उपक्रम कितने बताए हैं सुश्रुत ने, 60। कितने बताए हैं, 60। और व्रण के उपक्रम चरक ने कितने बताए हैं, 36। कितने बताए हैं, 36। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है व्रण के उपद्रव और एक होता है व्रणी। व्रणी किसको बोलते हैं, जिस व्यक्ति के व्रण हुआ है या जिस व्यक्ति के घाव हुआ है, क्या हुआ है, घाव हुआ है, तो उसको तो बोलते हैं व्रणी। और व्रण तो किसको बोलते हैं, घाव को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, घाव को। तो व्रण के उपक्रम की संख्या कितनी बताइए, 2। कितनी बताइए, 2। और जो व्रणी के उपक्रम की संख्या बताइए वो कितनी बताइए, 10। कितनी बताएगी, है 10। इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन आने की संभावना है। व्रणी के कितने उपद्रव होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10। और व्रण के कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। अब बात करता हूं सद्यो व्रण। किसकी बात करता हूं, सद्यो व्रण। तो सद्यो व्रण की अगर मैं बात करूं तो सद्यो व्रण की अगर मैं बात करूं तो सद्यो व्रण के कितने भेद बताए चरक ने, 6 भेद बताए। कितने भेद, 6। 6 भेद कौन कौन से हैं, सबसे पहले छिन्न, भिन्न, विद, पिक्षित, घ्रष्ट और छत। कितने भेद बताए साहब इन्होंने, 6 भेद बताए। कौन कौन से बताए, छिन्न बताया, छिन्न, छिन्न को बोलते हैं एक्साइज बाउंड। क्या बोलते हैं, एक्साइज बाउंड। तुमने कोई चीज को काट के निकाला या काटा, तो उसको निकालने के बाद जो वुंड बना उसको क्या बोलते हैं, एक्साइज बाउंड या छिन्न भिन्न। छिन्न, ठीक है ना, छिन्न, ठीक है ना। छिन्न बताया, कितने, छिन्न। और भिन्न भी बताया, क्या बताया, भिन्न। और उसके बाद विद, पिच्छित, घ्रष्ट और छत। क्या बताए, छत, ठीक है ना। क्या बताया है, छत। तो सद्यो व्रण के गुण कितने बताए, सद्यो व्रण की संख्या कितनी बताएगी, 6। कौन कौन सी बताएगी साहब, एक तो बताएगी ये छिन्न, एक क्या बताएगी, ये छिन्न, एक भिन्न, एक विद, एक पिच्छित, एक घ्रष्ट और एक छत। छिन्न क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति को मैंने ऐसे काट दिया, ब्लेड से काट काट लिया तुमने, तो वो क्या है, छिन्न, छिन्न व्रण है। उसके बाद भिन्न, भिन्न मतलब क्या किया, तुम्हें क्या किया, किसी शार्प चीज से काट लिया, तो उसको बोलते हैं भिन्न। या फिर इसको क्या बोलते हैं, लेसरेटेड बाउंड। क्या बोलते हैं, लेसरेटेड बाउंड। और एक होता है विद, मतलब तुमने सुई घुसा दी और उससे घाव बना दिया किसी के, तो उसको बोलते हैं पंचर्ड बाउंड। क्या बोलते हैं, पंचर्ड बाउंड। अब एक होता है पिक्षित। तो जैसे तुमने देखा ना कई बार, जैसे उंगली वगैरह होती है मेरी, ये किसी दरवाजे में आ जाए तो ये जगह से, एक जगह से कैसी हो जाएगी, नीली नीली हो जाएगी ना, तो उसको बोलते हैं पिक्षित व्रण। इसको बोलते हैं कंट्यूज बाउंड। कौन सा बाउंड, कंट्यूज। घ्रष्ट मतलब किसी को घसीट दिया, कोई जा रहा था स्कूटी से, वो फिसल गया और घिस गया, तो उसको बोलते हैं घ्रष्ट। तो इसका एग्जाम, इसको क्या बोलते हैं, एब्रेजन। क्या बोलते हैं, एब्रेजन। और छत मतलब क्या होता है, क्षति हो गई, किसी चीज से लग गई उसके, तो उसको बोलते हैं छत व्रण। क्या बोलते हैं, छत व्रण। तो सद्य व्रण के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन से, छिन्न, भिन्न, विद, पिच्छित, घ्रष्ट और छत, ठीक है ना। ये 6 अपने क्या है, सद्य व्रण, ठीक है ना। और इसमें क्या इनके कोरिलेशन आपको मैंने समझा दी। अब बात करते हैं व्रण के कितने गुण हैं, व्रण व्रण के कितने गुण हैं।
तो व्रण के अगर आपसे गुण पूछे जाएं तो व्रण के कितने गुण हैं? 5 गुण हैं। प्रशस्त व्रण भी कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और अगर आपसे पूछा जाए व्रण के कर्म कितने हैं, तो आपसे पूछा जाए व्रण के कर्म कितने हैं, व्रण के गुण कितने हैं, या आपसे पूछा जाए प्रशस्त व्रण कितने हैं, तो सबका जवाब एक ही है, 5। क्या है? 5। ठीक है ना, 5 है। अब बात करते हैं व्रण के गुण के बारे में। तो व्रण के गुण में 5 कौन कौन से? आयत होना, विशाल होना, सम होना, सुविभक्त होना। ठीक है ना, सुविभक्त होना और निराश्रय। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए पस की पॉकेट्स हो। ठीक है ना, उसके व्रण के नीचे और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पस पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पस पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो मैं एक बार चेक कर लूंगा फिर बता दूंगा आप जिसको डाउट है। ठीक है ना, और प्रशस्त व्रण कितने बताए गए हैं? 5। व्रण के कर्म कितने बताए गए हैं? 5। अब एक चीज देखना, जो व्रण के गुण है 5, कौन कौन से? आयत, विशाल, सम, सुविभक्त और निराश्रय और प्रशस्त व्रण है। इसमें 4 चीजें तो कॉमन है। इसमें केवल एक सम की जगह यहाँ पे क्या किया गया? प्राप्त कालकृत। क्या किया गया है? सम की जगह क्या कर दिया? प्राप्त कालकृत। इसके अलावा सारी चीजें सेम है। मतलब आयत विशाल वर्ण का गुण भी है और प्रशस्त वर्ण भी है, विशाल वर्ण का गुण भी है, प्रशस्त वर्ण भी है, सुविभक्त वर्ण का गुण भी है और प्रशस्त वर्ण भी है। ऐसी निराश्रय निराश्रय वर्ण के गुण भी है और प्रशस्त वर्ण भी है। लेकिन यहाँ पे सम आया, यहाँ पे आया प्राप्त कालकृत। ठीक है ना। अब इसी तरीके से शल्य हर्ता के गुण बताए हैं। सर्जन के कितने गुण बताए हैं? 6 गुण। कितने गुण बताए हैं? 6 गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 6 गुण। कौन कौन से? शौर्य, आसु क्रिया, शस्त्र तैष्ण्यम, अस्वेदम, अवेपतु, असम्मु। ठीक है ना। शौर्य का मतलब क्या है? कि भाई बलवान होना चाहिए, ऐसा नहीं तो दिल का मजबूत होना चाहिए, है ना। शौर्य का मतलब ये है, ऐसा नहीं देख के ही डर जाए, मरीज को देख के खुद डर जाए। आसु क्रिया, सर्जन फास्ट होना चाहिए, अपनी जो सर्जरी कर रहा है वो कम से कम समय में करे और अच्छी करे, ऐसा होना चाहिए। शस्त्र तीक्ष्ण, ऐसा नहीं सर्जन ब्लेड लेके आ रहा है और ब्लेड मार रहा है और वो कट ही नहीं रही खाल। ठीक है ना, खाल ही नहीं कट रही है, जो इसके ना उसकी वो काट ही नहीं पा रहा है। जब काटेगा नहीं तो फिर आगे कैसे अंदर की बीमारी को सही करेगा। तो शस्त्र में तीक्ष्णता होनी चाहिए, मतलब उसके इंस्ट्रूमेंट शार्प होने चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा अश्वेत, उसको पसीना वसीना कम आना चाहिए। अवेपतु, अवेपतु मतलब कपना नहीं चाहिए, कंपन नहीं होने चाहिए उसके शरीर में। पता पड़ी काट रहा है और कैंची अंदर ही छोड़ दी, कप कपाट से कैंची गिर गई, उसको पता नहीं और कैंची अंदर छोड़ दी, तो अवेपतु होना चाहिए। उसके अलावा असम्मो मतलब रक्त आदि को, ऐसा नहीं कि खून को देख के खुद ही भाई साहब मूर्छित हो गए, है ना, खून को देख के खुद ही मूर्छित हो गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो अच्छा सर्जन नहीं है। तो इस प्रकार से शल्य हर्ता के 6 गुण बताए गए हैं। कितने गुण? 6 गुण। चलिए अब बात करते हैं एक एक व्याधि की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। चलिए, शल्य की कुछ प्रमुख व्याधियां। सबसे पहले बात करते हैं अर्श को। तो अर्श को क्या बोलते हैं अपन? बवासीर। क्या बोलते हैं? बवासीर। ठीक है ना, सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बवासीर। ठीक है ना। और इसको अगर मॉडर्न की बात करें तो इसको बोलते हैं हीमोरॉइड्स। क्या बोलते हैं? हीमोरॉइड्स। क्या बोलते हैं? हीमोरॉइड्स। तो हीमोरॉइड्स में क्या होता है? मत्स्य बोलते हैं ना, अर्श के मत्स्य। तो मत्स्य में क्या होता है? मांस आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अधिमांसज विकार बोला है। क्या बोला है? अधिमांसज विकार। किसने बोला है अधिमांसज विकार? इसको चरक ने बोला है। किसने बोला है? चरक ने। तो चरक ने इसको अधिमांसज विकार बोला है। और इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, दुर्नाम। कैसी व्याधि है? इसका नाम ही बेकार है, दुर्नाम। कैसी है? दुर्नाम। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? दुर्नाम। क्या प्रयोग किया गया है? दुर्नाम। अगर मैं इसके भेद की बात करूं, अगर मैं इसके भेद की बात करूं, तो इसकी भेद की ट्रिक है वापिक सरस। तो वापिक से वात पित्त कफ, सरस से क्या हो गया? एक तो रक्त हो गया, एक सन्निपातज हो गया, और एक हो गया सहज। क्या हो गया? सहज। तो अर्श के कितने वेद बताए हैं? 6 वेद बताए। कितने वेद बताए हैं? 6। कौन कौन से? वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और सहज। ठीक है ना। चलिए अब इसका एक निदान बताएंगे। इसमें मुख्य निदान एक आसन बताएं, उत्कट आसन। कुकड़ू बोलते हैं इसको, कुकड़ू आसन। तो उत्कट आसन में अगर ज्यादा बैठोगे तो उससे अर्श हो सकता है। क्या हो सकता है? अर्श। और इसका एक और कारण बताया, विशेषता मंद अग्नि। जिन लोगों को बहुत समय से कब्जी रहती है, लंबे समय से जिनको कब्जी रह रही है, उनको अर्श होने की संभावना रहती है। ज्यादा जंक फूड जो खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं,
ठीक है ना, तला भुना ज्यादा खा रहे हैं और उसमें उसकी वजह से उनके पेट में क्या रहती, कब्जी, तो उनको आगे क्या हो जाता है, अर्श रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, अर्श रोग। तो इसका निदान क्या है, उत्कट आसन और विशेषतः मंदाग्नि। चलिए बात करते हैं, इसके लिए चिकित्सा बताई गई है, इसके लिए चार चार तरीके की चिकित्सा बताई है, ठीक है ना। चार चिकित्सा क्या क्या बताई है, एक तो औषध से, एक क्षार कर्म करो, इसमें करते भी हैं, क्षार क्षार कर्म करते हैं कि नहीं करते, इसमें करते हैं क्षार कर्म। अग्नि कर्म करो, अगर अग्नि कर्म से भी ना हो तो शस्त्र कर्म करो, है ना। तो औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र। अब यहाँ कई बार क्या दे देता है, औषध की जगह भेषज दे देता है लिख के, है ना। तो भेषज, क्षार, अग्नि, शस्त्र, तो भेषज और औषध एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अर्थ की चिकित्सा में क्या क्या बताया है, औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र। तो सेम ऐसी चार चीजों के द्वारा चिकित्सा एक आंख की व्याधि में करते हैं, इसका नाम है पक्षमुकोप। क्या है, पक्षमुकोप। तो आपसे पूछा जाए औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र कर्म, इसके द्वारा चिकित्सा किन रोगों में करते हैं, तो एक तो अर्श में करते हैं और एक किसमें करते हैं, पक्षमुकोप में करते हैं। किसमें करते हैं, पक्षमुकोप में करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट तेल बताया है, इसका नाम है काशीश आदि तेल। कौन सा तेल, काशीश आदि तेल। ये आपको एक ग्रंथ है, इसका नाम है भेषज रत्नावली। कौन सा, भेषज रत्नावली। तो भेषज रत्नावली में इसका रेफरेंस मिलता है काशीश आदि तेल का, है ना। तो काशीश आदि तेल का रोगाधिकार क्या बताया गया, अर्थ बताया गया किसमें, भेषज रत्नावली में। और इसका क्या करते हैं, अभ्यंग करते हैं, जो मस्से हैं उन पर इसकी मालिश करो, तो मालिश से मस्से सही हो जाते हैं। इसकी क्या हो जाते हैं, मालिश से मस्से क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी चिकित्सा में क्या करते हैं, काशीश आदि तेल का प्रयोग करते हैं, अभ्यंग करते हैं। अब बात करते हैं अगली व्याधि, भगंदर। इसकी बात करते हैं, भगंदर। तो भगंदर को क्या बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान में फिस्टुला। क्या बोलते हैं, फिस्टुला। क्या बोलते हैं, फिस्टुला, ठीक है ना। फिस्टुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिस्टुला। मतलब एक और कोई अन्य मल मार्ग बन जाता है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। तो इसके कितने वेद होते हैं साहब, 5 वेद। कितने वेद होते हैं, 5 वेद। कौन कौन से, शतपौनक, उष्टग्रीव, तो ऐसे याद कर लेना, 100 ऊंट की परी शंभू से उन्मार्ग हो गई। मैंने तो इसको ऐसे ही बनाया था और ऐसे ही याद किया था। क्या याद किया था, 100 ऊंट की परी शंभू से उन्मार्गी हो गई। तो 100 ऊंट की परी से क्या हो गया, 100 से शतपौनक, क्या हो गया, शतपौनक। ऊ से क्या हो गया, उष्टग्रीव, क्या हो गया, उष्टग्रीव। और परी से परिसरावी, और शंभू से शंभुकावर्त, उन्मार्गी से उन्मार्गी आगंतुक। अब इसको इसी क्रम में याद रखना है ताकि अपने को दोष याद हो जाए। तो शंभुकावर्त में कौन सा दोष होता है, वात। उष्टग्रीव में होता है पित्त। परिसरावी में कफ। शंभुकावर्त में, शंभुकावर्त होता है सन्निपातस। और आगंतुज तो आगंतुज है ना। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो भगंदर में एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे उसकी एक पिड़का जनरेट होती है, एक पिड़का बनेगी, है ना, गांठ बनेगी, थोड़ी सी फुंसी उठेगी। अब वो फुंसी क्या है, धीरे धीरे बढ़ जाती है और फट जाती है अंदर की साइड या बाहर की साइड, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो अपना अपना एक नया नया रास्ता बना लेती है। तो जो मुख्य मलमार्ग होता है उसके अलावा एक और कोई मलमार्ग बन जाता है, तो उसको ही बोलते हैं फिस्टुला, है ना। क्या बोलते हैं, फिस्टुला। तो यहाँ पे जो शंभु का वर्त है, तो इसके पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पिड़का बनती है। कौन से प्रमाण की, पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पिड़का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से भगंदर में पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पिड़का बनती है। तो पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पिड़का कौन रखता है अपने पास, शंभु का वर्त। कौन रखता है, शंभु का वर्त। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से भगंदर में क्रमी पड़ जाते हैं, तो उन्मार्गी या आगंतुज भगंदर में क्रमी पड़ जाते हैं। तो क्रमी कहां से आते हैं, बाहर से ही तो आते हैं, इसलिए उन्मार्गी या आगंतुज भगंदर में क्या पड़ जाते हैं, क्रमी पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, क्रमी, ठीक है ना। क्या पड़ जाते हैं, क्रमी पड़ जाते हैं। अब मैं बात करूं तो वाग्भट की, तो वाग्भट ने 8 वेद माने। कितने वेद माने हैं, 8 वेद। एक तो इसने 5 तो यही माने, कौन कौन से, शतपौनक, उष्टग्रीव, परिसरावी, शंभुकावर्त और उन्मार्गी आगंतुज। प्लस उसने माना है पार। क्या माना है, पार।
इसको पार ही याद रखना है, PAR। तो प से हो गया परिक्षेपी, आ से हो गया अरसो भगंदर, और इससे हो गया ऋजु भगंदर, आर से। अब इसको याद करने का क्या है, क्यों मैंने पार बताया, ताकि अपने को दोष याद हो जाए। पहले वात पित्त, ऐसी तो पढ़ते हैं वात, ऐसी तो पढ़ते हैं अपन, वात पित्त, कैसे पढ़ते हैं अपन, वात पित्त और कफ। तो पहले में वात पित्त है ना, पहले में क्या हो गया, वात पित्त, क्या हो गया, वात पित्त, देन हो जाएगा पित्त कफ, और देन हो जाएगा वात कफ। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोष पूछे जाते हैं। तो परिक्षेपी में कौन सा दोष होगा, वात पित्त, अरसो भगंदर में पित्त कफ, और ऋजु में वात कफ। क्या हो गया, वात कफ। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चिकित्सा की। तो चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। इसमें एक बताया गया स्यंदन तेल, कौन सा तेल, स्यंदन तेल, ठीक है ना, स्यंदन तेल। एक बताया गया अड़ू तेल। तो आचार्य सुश्रुत ऐसा बोलते हैं कि शस्त्र कर्म जब कर लो ना, जैसे भगंदर को शस्त्र कर्म तुमने कर लिया, सर्जरी कर ली, तो उसके बाद उसकी वेदना अगर शांत करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रयोग करना है, अड़ू तेल। क्या प्रयोग करना है, अड़ू तेल। तो अड़ू तेल का प्रयोग बताया है भगंदर में, है ना, वेदना शमन हेतु। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है क्षार सूत्र का प्रयोग। किसका सूत्र बताया है, क्षार सूत्र। अब इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से कि क्षार सूत्र का प्रयोग कौन कौन सी व्याधि में कर सकते हैं, ठीक है ना, क्षार सूत्र का प्रयोग कौन कौन सी व्याधि में कर सकते हैं। तो क्षार सूत्र का प्रयोग करने के उपयुक्त कौन सी व्याधि है, तो क्षार सूत्र को क्या कर दो, बैन कर दो। क्या कर दो, बैन। तो बैन से क्या हो जाएगा, बी से भगंदर, ए से अर्बुद, अर्बुद को बोलते हैं ट्यूमर, बोलते हैं ना गांठ हो गई किसी के, कैंसर वाली गांठ, उसको बोलते हैं अर्बुद। और एन से हो गया नाड़ी व्रण, क्या हो गया, नाड़ी व्रण। तो क्षार सूत्र को क्या कर दो, बैन कर दो। क्या कर दो, बैन कर दो। बैन से बी से हो गया भगंदर, ए से हो गया अर्बुद, और एन से हो गया नाड़ी। क्या हो गया, नाड़ी। तो इन तीन जगहों पे अपन क्या कर सकते हैं, क्षार सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि असमरी, असमरी मतलब होता है पथरी। क्या होती है, पथरी। इसको बोलते हैं कैलकुलस। क्या बोलते हैं, कैलकुलस। तो पथरी। तो यहाँ पे बात हो रही किडनी स्टोन की, किसकी बात हो रही है, किडनी स्टोन की। तो असमरी के प्रकार कितने बताए हैं, 4 प्रकार बताए, ठीक है ना। कैसे बताएं, 4 प्रकार। अब इसके कुछ पूर्व रूप बताए गए हैं, पहले बात करते हैं पूर्व रूप। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पूर्व रूप बताया असमरी का, वस्त गंधित्व, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। कौन से रोग का पूर्व रूप है, वस्त गंधित्व। मतलब इसके मूत्र में कैसी गंध आएगी, बकरे के जैसी। कैसी गंध आएगी, बकरे के जैसी। तो मूत्र में बकरे की गंध आना क्या कहलाता है, वस्त गंधित्व। किसमें मिलता है, असमरी में। किसमें, असमरी में, ठीक है ना। तो बकरा मर गया, ठीक है ना, असस के बकरा मर गया, वस्त गंधित्व असमरी में। इसके प्रकार बताए हैं 4, कितने बताए हैं, 4। कौन कौन सा, वात, पित्त, कफ और सुक्रज। तो सुक्रज, अब वात की अगर मैं बात करूं तो वात का काम होता है शरीर में वेदना उत्पन्न करना। तो इसमें जो मूत्र आएगा वो वेदना के साथ होगा। मतलब इसमें जब भी वो मूत्र त्याग करेगा, जब भी वो इसमें मूत्र त्याग करेगा तो उसके दर्द होगा ज्यादा। इसको बोलते हैं पेनफुल मिक्सचुरेशन, पेनफुल मिक्सचुरेशन, चूरेशन। और अगर मैं सुक्रज की बात करूं तो सुक्रज, इसमें पित्त में से गर्म आएगा, ठीक है ना, दहा होगा, जलन मचेगी, ये सब होगा। जैसे कफज में क्या आएगा, रुक रुक के आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्योंकि कफ वाला क्या होता है, स्लो स्लो होता है ना। और सुक्रज के अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये कहाँ पे होती है, मेड और वृषण के अंतर में। मतलब मेड और वृषण जो होता है उसके बीच में जो होता है वहां पे कहीं पे होती है सुक्रज। तो शुक्र का स्थान भी वही है, मेड और मतलब पेनिस और टेस्टिस, है ना, उसके कहीं आसपास होगी कौन सी, सुक्रज। तो ये पूछ सकता है, वैसे कॉमन सेंस से लगा देंगे बच्चे इसमें, सुक्रज, ठीक है। अब बात करते हैं गुद भ्रंश की। तो गुद भ्रंश को क्या बोलते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स। क्या बोलते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स। तो गुद भ्रंश का मतलब क्या होता है, रेक्टल प्रोलैप्स। गुदा का क्या हो जाना, वात अगर प्रकोपित हो जाए तो गुदा को क्या कर दे, बाहर कर दे। तो इसका सुश्रुत में मैंने बताया अभी, मूसक तेल का प्रयोग बताया। कौन से तेल का, मूसक तेल का। और इसका प्रयोग करते हैं पान अभ्यन के लिए। किसका, पान अभ्यन के लिए, पीने के लिए या फिर लगाने के लिए, मालिश करने के लिए। इसी प्रकार चरक ने क्या बताया है,
चरक ने बताया है चांगेरी घृत। किसका बताया है? चांगेरी घृत और चव्यादि घृत। तो चरक के अनुसार चरक ने दो चा बताए हैं गुण भ्रंश में। कौन कौन से? एक तो चांगेरी और एक चव्यादि। तो चांगेरी और चव्यादि घृत का रोगाधिकार भी क्या है? गुद भ्रंश है। क्या है? गुद भ्रंश। ठीक है ना? क्या है? गुद भ्रंश। समझ आ गया? चलिए अब बात करते हैं विद्रदी की। किसकी बात करते हैं? विद्रदी। तो विद्रदी के आचार्य सुश्रुत ने 6 वेद बताए। कितने वेद बताए हैं? 6 वेद। कौन कौन से बताए हैं? वही वापिक कर लो। वापिक, वहां सरस था ना, वहां पे वापिक सर सरज। ठीक है ना? मतलब वात पित्त कफ सन्निपातज रक्तज और छतज। ये 6 विद्रदी के वेद है। कितने वेद हैं? 6। वातज पित्तज कफज और सन्निपातज और रक्तज। ठीक है? और छतज। अब विद्रदी में अगर मैं दूष्य की बात करूं तो क्या क्या दूष्य माने हैं? तो विद्रदी में दूष्य माने हैं त्वचा को, रक्त को, मांस को, मेद को और अस्थि को। ये माने हैं सुश्रुत ने। और केवल रक्त माना है चरक ने। किसने माना है? चरक ने। किसने माना है? चरक ने। तो चरक ने क्या क्या दूष्य माने हैं? केवल रक्त माना है। और जो सुश्रुत है उसने त्वचा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि। मतलब रस से लेके अस्थि तक लगा लो। अब रस की जगह क्या कर दो? त्वचा कर दो। तो उसने सबको दूष्य माना है विद्रदी में। लेकिन चरक केवल रक्त को मानता है। किसको मानता है? रक्त को। अब विद्रदी के भेद बताए गए हैं। विद्रदी के भेद कितने बताए गए हैं साहब? तो विद्रदी के भेद जो बताए हैं, कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। उसमें मैं 4 के लक्षण लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले बोला है चित्र उत्थान। मतलब सबसे पहले वातज के बारे में बात करें तो वातज में बोला गया चित्र उत्थान प्रपाकस्य। मतलब क्या होता है इसमें? नाना प्रकार की वृद्धि होती है और पाक होता है। मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, कभी ज्यादा कहीं कम, कहीं से ज्यादा बहुत ज्यादा उठा हुआ है, कहीं से बहुत कम उठा हुआ है, इस तरीके से। तो चित्र उत्थान प्रपाकस्य किसमें बताया? वातज में। अब बताओ पित्तज जो होता है वो क्या होता है? जल्दी जल्दी आग जल्दी से फैलती है ना। तो क्षिप्र उत्थान प्रपाकस्य ये किसमें बताया है? पित्तज में। किसमें बताया है? पित्तज में। और जो कफ होता है वो कैसा होता है? धीरे धीरे उठता है। तो चिर, चिर मतलब लंबे टाइम से। कितने? लंबे समय से। तो कफज में क्या बताया है? चिर उत्थान प्रपाकस्य। क्या बताया है? चिर उत्थान प्रपाकस्य। तो चिर उत्थान प्रपाकस्य किसने बताया? किसमें बताया गया? कफज में। किसमें बताया है? कफज में। चलिए ऐसे ही क्या बताया है? सन्निपातज। तो सन्निपातज में क्या होता है? सारे दोष मिल गए, वात पित्त कफ तीनों मिल गए ये। तो इसमें नाना वर्ण मतलब अलग अलग तीनों के वर्ण आ जाएंगे। रुजा श्राव मतलब इसमें अलग अलग तरीके के पेन होंगे। कभी दर्द ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी जलन मचेगी, कुछ होगा, है ना? तो नाना वर्ण रुजा श्राव, वहां से अलग अलग श्राव होंगे। कभी पित्त जैसा, कभी कफ जैसा, है ना? घाटालो विषमो महान। घाटालो विषमो मतलब गर्दन का पीछे का हिस्सा, गर्दन का पीछे का भाग, वहां पर विषमता युक्त विद्रदी का होना क्या कहलाता है? ये सन्निपातज विद्रदी कहलाता है। क्या कहलाता है? सन्निपातज विद्रदी कहलाता है। ठीक है? अब बात करते हैं अपन अस्थि संधान के उपाय। तो अस्थि संधान के उपाय की अगर मैं बात करूं तो अस्थि संधान के 4 उपाय बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 4 उपाय बताए गए हैं। ठीक है ना? मतलब तुम्हें अस्थि को जोड़ना है, मतलब तुमने फ्रैक्चर को क्या करना है? जोड़ना है। तो अस्थि संधान के उपाय क्या कितने बताए? 4। कौन कौन से? आओ पियो सब, आपी सब। आ से क्या हो गया? आंछन, प से पीड़न, स से संक्षेप, ब से बंधन। तो अगर तुम्हारी कोई हड्डी टूट गई तो क्या करोगे? डॉक्टर क्या करेगा? पहले उसको खींचेगा, अपने स्थान पर लाएगा, फिर उसको ऊपर नीचे कुछ दबा के करेगा, और फिर उसको पास पास लाएगा तो सिकोड़ना। तो आंछन हो गया, पीड़न हो गया, संक्षेप हो गया और बंधन हो गया। तो अस्थि संधान के कितने उपाय बताएंगे? 4 उपाय। कौन कौन से? आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। ये बताए गए 4 उपाय। आप ही सब। ठीक है ना? आंछन मतलब खींचना, पीड़न मतलब नीचे ऊपर दबाना, संक्षेप मतलब सिकोड़ना, और ब से बंधन। ठीक है? चलिए तो अस्थि संधान के 4 उपाय। अब बात करते हैं व्रण शोथ के लक्षण। इसकी बात करते हैं व्रण शोथ के लक्षण क्या है? व्रण शोथ के लक्षण क्या है? तो मैं अगर बात करूं व्रण शोथ के क्या लक्षण है? व्रण शोथ मतलब किसी व्रण में शोथ हो जाना, सूजन आ जाना। तो इसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। एक बताइए आम अवस्था, एक बताइए पच्यमान अवस्था, और एक बताइए पक्व अवस्था। मतलब शुरुआत में तो व्रण में शोथ स्टार्ट होगा, उसको आम अवस्था।
फिर धीरे धीरे उसमें पाचन चालू हो जाएगा तो पच्यमान अवस्था, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पक्व अवस्था में आ जाएगी। तो आम अवस्था में क्या बताया गया है, इसमें बताया त्वक समणता। तो यहाँ पे जो सोप होगा उसका रंग कैसा होगा, त्वचा के रंग के समान होगा। और अल्प सोप होगा, क्या होगा, अल्प सोप, क्योंकि अभी चालू ही तो हुआ है सोप। और वेदना भी कैसी होगी, मंद होगी, क्या होगी, मंद। कैसी होगी, मंद। तो आम अवस्था में क्या होगा, जो सोफ होगा वो त्वचा के वर्ण के समान होगा, और उसमें सोफ क्या होगा, अल्प होगा, और इसके अलावा उसमें वेदना क्या होगी, मंद होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पच्यमान अवस्था की, तो पच्यमान अवस्था में जो त्वचा का रंग पहले जैसा था व्रण सोफ का, मतलब जो सोत था, जो सूजन थी, उसका रंग त्वचा के समान था। अब रंग में विकृति आएगी तो क्या होगा, त्वक वैवर्ण, क्या होगा, त्वक वैवर्ण। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगेगा शरीर पे जैसे चींटियां चल रही हैं और सुई चुभ रही है। तो इसलिए क्या, सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, और पिपलिका भी, मतलब चींटियां शरीर पे चलेंगी, ऐसा कुछ महसूस होगा रोगी को। और उसके चींटियां काटने जैसा दर्द भी होगा। इसमें इंपॉर्टेंट है वृश्चिक विद, मतलब बिच्छू के दंश के समान इसमें क्या, बिच्छू का दंश लग रहा है, इस तरीके की इसमें पीड़ा होगी, है ना, वृश्चिक विद, है ना। अब बात करते हैं पक्व अवस्था की। तो पक्व अवस्था में सोफ क्या हो जाएगा, अब सूजन धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, है ना। पांडुता हो जाएगी, वहां पे खून की कमी हो जाएगी, पांडुता। वली प्रादुर्भाव, वहां पे क्या पड़ जाएंगी, झुर्रियां पड़ जाएंगी, क्या पड़ जाएंगी, झुर्रियां। तो ये अपने व्रण सोप की 3 अवस्थाएं हुई। एक बार दोबारा सुनेंगे। सबसे पहले आम अवस्था। तो आम अवस्था में जो त्वचा का रंग होगा वो समान होगा, जो सोत का रंग होगा वो त्वचा के समान होगा। वेदना यहाँ पे अल्प होगी, मतलब मंद होगी। और सोफ यहाँ पे, सूजन यहाँ पे कम होगी, क्या होगी, कम होगी। लेकिन पश्चिमान अवस्था की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे वृश्चिक विद, वृक्षु बिच्छू का दंश है, सब काट ही जा रहा है, ऐसे वेदना होगी यहाँ पे। त्वक वैवरणता होगी, क्या होगी, त्वचा में विवड़ता आएगी। यहाँ पे सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी, और पिपलिका होगी, मतलब शरीर पे चींटियां चल रही हैं या फिर चींटियां काट रही हैं, इस तरीके की वेदना महसूस होगा। इसके बाद बात करूं अगर मैं पक्व अवस्था की, तो पक्व अवस्था में सोफ क्या होगा, अल्प होगा। और क्या होगी, पांडुता होगी। और क्या होगा वहां पे, वली प्रादुर्भाव, मतलब वहां पे क्या आ जाएंगी, झुर्रियां आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, झुर्रियां आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, झुर्रियां। ठीक है ना। चलिए, तो अब अपन इसमें बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन, कल अपन ने 14 तक देख लिया था। बताएंगे, नेत्र पर किस प्रकार का बंधन बांधा जाता है, नेत्र पर किस प्रकार का बंधन बांधा जाता है, बताएंगे। नेत्र पर किस प्रकार का बंधन बांधा जाता है, बताओ। हाँ बिल्कुल, सोने और बैठने पर भी शांति नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही बोला गया है सुश्रुत संहिता में। सही बात है। बताएंगे, जवाब बताएंगे। बताएंगे जवाब। 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 15वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, 15वें क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शिथिल बंधन, क्या होगा, शिथिल बंधन। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं आगे। ग्रीवा में किस प्रकार का बंधन प्रयोग किया जाता है, ग्रीवा में किस प्रकार का बंधन प्रयोग किया जाता है, बताइए। कौन सा बंधन प्रयोग किया जाता है, कोश बंध, प्रतोली बंध, स्वस्तिक बंध, या छाम बंध। बताओ उत्तर क्या है इसका, ग्रीवा में कौन सा, बताओ ग्रीवा में कौन सा, बताएंगे ग्रीवा में कौन सा, अभी बताया, अभी बताया, क्या बताया, ग्रीवा में और मेड्र में कौन सा बांध रहे थे, प्रतोली, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, मुतोली। क्या नाम है, मुतोली। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, गुद भ्रंश में कौन सा बंधन बांधते हैं। तो बताओ, किसकी गाय बाहर, किसकी गुदा बाहर निकल रही थी, किसकी गुदा बाहर निकल रही थी, अभी मैंने बताया था। किसकी गुदा, किसकी गुदा निकल रही थी, गौ की। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, गौ फड़ा। क्या हो जाएगा, गौ फड़ा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गौ फड़ा। चलिए, फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8 बैंडेज के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। एक टीबिया शाफ्ट के भग्न में यूज होता है, ह्यूमरस शाफ्ट के भग्न में यूज होता है, फीमर शाफ्ट के भग्न में यूज होता है, क्लेविकल के। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कौन से शाफ्ट के भग्न में यूज होता है, बताएंगे, कौन से में।
कौन से में यूज होता है साहब? क्लेविकल के भग्न में। किसमें होता है? क्लेविकल के भग्न में। चलिए अगली बात करते हैं। अंश संधि च्युति के स्थापन के बाद किस प्रकार का बंध प्रयोग करना चाहिए? अभी बताया गया है। तो किसका अंश च्युत हो रहा था, किसका अंश डिसलोकेट हो रहा था, बताओ। मैंने अभी कहानी बताई थी। किसका अंश च्युत हो रहा था? स्वाति का हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो क्या आंसर होगा इसका? स्वस्तिक बंध। कौन सा बंध? स्वस्तिक बंध। बताएंगे। मूत्र वृद्धि रोग में शल्य कर्म के पश्चात किस प्रकार का बंधन करना चाहिए? तो मैंने देखना व वाला कौन सा आ रहा है? मूत्र वृद्धि। मूत्र वृद्धि। मूत्र वृद्धि को क्या करना है? वृद्धि को स्थिर करना है। क्या करना है? स्थिर। तो कोष तो नहीं है ऑप्शन में, गलत है। मंडल भी गलत है, खटवा भी गलत है। आंसर क्या है? स्थगिका बंध। कौन सा बंध? स्थगिका बंध। बताओ निम्न में से कौन सा इसने शल्य निर्हरण का उपाय नहीं है? शल्य निर्हरण का उपाय निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है शल्य निर्हरण का उपाय? मैंने बताया था दो चीजें नहीं आती हैं इसमें। दो चीजें नहीं आती हैं। क्या क्या नहीं आता इसमें? एक तो वस्ती नहीं आती है और एक स्नेहन नहीं आता है। इसके अलावा स्वभाव, पाचन, धारण, भेदन सब कुछ आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्ती। क्या हो जाएगा? वस्ती। अब ये पूछा है अनवबद्ध शल्य निर्हरण के लिए कितने उपाय बताए गए हैं? तो अब अनवबद्ध शल्य निर्हरण के लिए कितने उपाय बताए गए हैं? अभी बताया था। कितने बताएंगे? 15। कितने बताए गए हैं? 15। कितने बताए गए हैं? 15। ठीक है ना? 15। अब बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण व्रण सूत का नहीं है? व्रण सूत में कौन सा लक्षण नहीं मिलेगा? बताओ। लालिमा मिलेगी? मिलेगी साहब। वेदना होगी? होगी। उष्णता होगी? बिल्कुल होगी, गर्म हो जाएगा। लेकिन उसमें रक्तस्राव नहीं होगा। सूजन में रक्तस्राव थोड़ी होता है। रक्तस्राव नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। क्या हो जाएगा उत्तर का? रक्तस्राव। बताओ किस रोग में उपनाह कर्म निर्दिष्ट नहीं है? किस रोग में उपनाह कर्म निर्दिष्ट नहीं है? 24वें का आंसर बताएंगे? 24वें का आंसर बताएंगे? 24 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे? 24वें का आंसर बताएंगे? चौबीसवें का क्या उत्तर है? 24वें का उत्तर है स्तन विद्रदी। आम शोध में तो करेंगे, क्योंकि आम शोध में करेंगे तो अपना से वो क्या हो जाएगा? उसका पाचन हो जाएगा, है ना। विदग्ध वाला क्या हो जाएगा? पक्व अवस्था में चला जाएगा। वातज में भी कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है स्तन विद्रदी। 25वें का क्या उत्तर होगा? व्रण के कितने उपद्रव हैं? व्रण के कितने उपद्रव हैं? व्रण के कितने उपद्रव हैं? बताएंगे व्रण के कितने उपद्रव हैं?
व्रण के कितने उपद्रव हैं? एक बार मेरे को चेक करने देना है ना, इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया आपको व्रण के उपद्रव दो, क्या बताए, दो। एक बार मैं इसको चेक करके आपको कल देखता हूँ इसको, है ना। अगर ये व्रण ही होता तो आंसर इसका होता 10। क्या होता? 10। चलिए अब बात करते हैं लेसरेटेड बाउंड। लेसरेटेड वुंड, इसको आयुर्वेद के किस व्रण के अंतर्गत रखा जाता है? लेसरेटेड वुंड को किस में रखा जाता है? तो देखो इसमें विद, विद मतलब पंचर्ड वुंड। कौन सा वुंड? पंचर्ड वुंड। छिन्न मतलब क्या हो गया? छत मतलब क्या हो गया? ठीक है, छिन्न को, छिन्न को दोनों से कोरिलेट कर सकते हैं, पंचर्ड से भी कर सकते हैं और लेसरेटेड से भी कर सकते हैं। और घ्रष्ट क्या होता है? एब्रेजन। क्या होता है? एब्रेजन। तो इसका वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है। कैसे टाइप का? कंट्रोवर्शियल टाइप का। लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा? घ्रष्ट होगा। लेसरेटेड बाउंड घ्रष्ट होगा क्या? घ्रष्ट? घ्रष्ट कैसे हो जाएगा यार? सही जवाब दो आप लोग, उत्तर सही देंगे। घ्रष्ट तो एब्रेजन है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अपना छत। क्या है? छत। छत, ठीक है ना। छत को क्या बोलते हैं? लेसरेटेड वुंड। क्या बोलते हैं? लेसरेटेड वुंड। बात करते हैं आयताकार, सुविभक्त आदि लक्षण किस प्रकार के व्रण के हैं? तो आयताकार है, सुविभक्त है, तो बढ़िया बढ़िया सब है। दुष्ट तो नहीं होगा, ग्रस्त भी नहीं होगा और छिन्न भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर है प्रशस्त व्रण। क्या है? प्रशस्त व्रण। ठीक है ना, प्रशस्त व्रण। चलिए अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं आगे, व्रण उपचार में सर्वप्रथम कार्य क्या है? 28 का जवाब देंगे? 28 का जवाब देंगे? 28 का जवाब देंगे? सबसे पहले क्या करना है? उसको रक्त को रोकना है। अगर किसी के घाव हो गया तो सबसे पहले उसके क्या करेंगे? रक्त मोक्षण करोगे क्या? बिल्कुल ही गलत बात। व्रण बंधन करेंगे तो सही, लेकिन शुरू में नहीं करें। व्रण रोपण ये तो बाद में अपने आप होगा। तो रक्त का रोधन मतलब ब्लड को रोकना, ब्लड को रोकना, है ना, रक्त रोधन। चलो दुर्नाम किसका पर्याय है? दुर्नाम अभी मैंने बताया किसका पर्याय है। दुर्नाम, दुर्नाम किसका पर्याय है? दुर्नाम किसका पर्याय है? अर्श का। किसका? अर्श का। चलिए सुश्रुत के अनुसार अर्श की चिकित्सा है। सुश्रुत ने अर्श की चिकित्सा क्या क्या बताई है? भैषज, क्षार, शस्त्र, अपरी, उपरोक्त सभी। तो भैषज कर्म, क्षार कर्म, शस्त्र कर्म, अग्नि, अग्नि है ये। तो इसने सुश्रुत ने मैंने अभी बताया कौन सी? सभी में। इसमें सभी में। काशी शादी तेल का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो अभी मैंने बताया काशी शादी रोग का तेल का प्रयोग किस रोग में किया जाएगा? बताओ। अर्श में किया जाता है। इसमें अर्श में। और अर्श कहाँ का रोग है? गुदा का रोग है। कहाँ का रोग है? गुदा रोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुद रोग। क्या हो जाएगा? गुद रोग। ठीक है। काशी शादी तेल अर्श में किस रूप में प्रयुक्त होता है? तो बाह्य, मौखिक, नस्य, उपरोक्त सभी। तो मौखिक क्या होता है भाई? मौखिक क्या होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ए, बाह्य रूप से। किस रूप से? बाह्य रूप से। चांगेरी घृत किसमें बताया गया है? तो चांगेरी घृत में कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें अतिसार से, है ना। तो मैंने बताया था चांगेरी घृत अभी गुद भ्रंश में प्रयोग करते हैं। किसमें? गुद भ्रंश में। अब बात करते हैं चित्र उत्थान प्रपाकस्य। चित्र उत्थान प्रपाकस्य किसमें यूज करते हैं? चित्र उत्थान प्रपाकस्य। चित्र उत्थान, तो चित्र विचित्र कौन होता है? वात होता है। कौन होता है? वात। तो चित्र उत्थान प्रपाकस्य कौन हो जाएगा? वातज। कौन हो जाएगा? वातज। सुश्रुत के अनुसार भगंदर का भेद नहीं है। तो बताओ क्या नहीं है? सतपोनक आता है।
100 ऊंट का परी शंभू से उन्मार्गी हो गया, शंभू का व्रत होता है। राष्ट्रग्रीव नहीं है, ये उष्टग्रीव है वैसे तो, है ना, ये भी होता है। परिक्षेपी ये नहीं होता, ये वाघभट्ट ने माना है। किसने माना है? वाघभट्ट ने। किसने माना है? वाघभट्ट ने। चलिए, अत्यधिक दर्दनाक मूत्रण किसमें मिलेगा? वातज अस्मरी, पित्तज अस्मरी, कफज अस्मरी और शुक्र अस्मरी। बताओ सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या में मिलेगा? तो दर्द कौन से रोग में होता है? दर्द कौन से रोग में होता है? दर्द कौन से रोग में होता है साहब? अस्मरी में। किसमें होता है? अस्मरी में। तो वातज अस्मरी। किसमें? वातज अस्मरी। क्षार सूत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्षार सूत्र के प्रयोग के लिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, बैन। क्या बताई थी? बैन। बैन मतलब भगंदर, ए से अर्बुद, न से नाड़ी। तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है क्या? भग्न नहीं है, ग्रैडी नहीं है, अम्लपित्त नहीं है, नाड़ी रोग, नाड़ी व्रण। क्या? नाड़ी, नाड़ी व्रण। आचार्य सुश्रुत ने क्षार सूत्र चिकित्सा करने के लिए किसमें कहा है? तो अभी मैंने आपको बताया था बैन में। किसमें बताया? बैन मतलब भगंदर में, अर्बुद में, नाड़ी व्रण में, उपरोक्त सभी में। तो आंसर क्या है इसका? उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। अस्थि संधान के कर्म है, अस्थि संधान के कर्म है आप ही सब, आप ही सब। क्या बताया था? आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। ठीक है ना? कितने हैं? 4। अरे बोलो, इतना समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, इतना समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? बोलो, कोई डाउट है क्या? मजे आए कि नहीं आए? मजे आए कि नहीं आए? कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, है ना। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। क्लास मैंने दोबारा से शुरुआत से चालू करी थी ना। पीडीएफ भेज तो दी थी मैंने ग्रुप में, कल ही भेज दी थी। एक बार दोबारा आप क्लास ले लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब कोई क्लास नहीं होगी, यही क्लास थी आज आपकी। ठीक है, चलो अपन कुछ चीजें और पूछ लें आपसे। अर्स में बताओ कौन कौन सा तेल प्रयोग करते हैं? वापस भेज देंगे।
अभी देखते रहो, अभी जवाब पूछता हूँ आपसे, है ना। चलो पहले इनको बता दो मेरे को। बताओ वलय किसका प्रकार है? पहले का उत्तर क्या होगा? वलय किसका प्रकार है? तो वलय किसका प्रकार है? अग्निकर्म का। किसका? अग्निकर्म का। ऋजु भगंदर में कौन से दोष होते हैं बताओ? ऋजु भगंदर में कौन कौन से दोष होते हैं? ऋजु भगंदर में कौन से दोष होते हैं बताएंगे? वात कफ। वात कफ, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कृमियों का पढ़ना किस भगंदर में मिलता है? कृमि किस भगंदर में पढ़ते हैं? शाबाश, कृमि किस में? बहुत बढ़िया। अटक गए? अरे भाई इसमें क्या क्या दिया है? पहला दिया आगंतुष भगंदर, दूसरा दिया सम्मुखावाद, तीसरा उन्मार्गी, चौथा दिया है बोध फस्टन। तो आंसर फोर्थ होगा ना। उन्मार्गी को तो आगंतुष बोलते हैं। अरे उन्मार्गी को तो आगंतुष बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया? फर्स्ट एंड थर्ड। अनिष्टगंधी जलौका होती है। अनिष्टगंधी जलौका होती है। अनिष्टगंधी कौन सी जलौका होती है बताओ? फंस गए तुम लोग, गलत कर दिया। ऐसे ही गलत करोगे। अनिष्टगंधी, अच्छा बहुत बढ़िया, इसमें भी गलत करोगे। हाँ तो आगे के ऑप्शन देखने पेपर में भी, वरना तुम्हें पीछे कर देगा वो, आगे के ऑप्शन नहीं देखोगे तो। मूसिका है ना, इसमें भी तुम, हाँ देखो चलो। तो अनिष्टगंधी क्या है? निर्विष होती है क्या? तो अनिष्टगंधी जो होती है निर्विष होती है सविष होती है, पहले ये बताओ। अनिष्टगंधी क्या होती है? अच्छा टू एंड थर्ड, बेटा फंस गए तुम इसमें भी। कई लोग इसका आंसर दे रहे हैं टू एंड थर्ड, बहुत बढ़िया, गलत है। अरे जो जो अनिष्टगंधी होती है वो कौन सी होती है? मूसिका। कौन सी होती है? मूसिका। कपिला, पिंगला, मूसिका, शंकुमुखी। और जो मूसिका होती है वो कैसी होती है?
निर्विष होती है। कैसी होती है? निर्विष। तो ये 2 और 3, 2 में तो सर्विस दे रखा है, तो ये तो गलत है भाई। तो आंसर क्या होगा? केवल मूसिका। तभी तो दिया गया क्वेश्चन, केवल क्या होगा? मूसिका। केवल क्या होगा? मूसिका। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन गलत करोगे, निर्विष होती है वो। ऑप्शन में क्या दिया है? 2 और 3। क्यों होगी? बोथ। निर्विष होती है ना। और 2 और 3 में क्या लिखा है? 2 मतलब सर्विस, और मूसिका कर दी ना गलती। बोथ होगी सर बोल रहा है, कोई बोल रहा है बोथ होगी। अरे बोथ नहीं होगी, गलती कर रहे हो तुम लोग। दिमाग खोल के क्वेश्चन। ठीक है ना? 5वें का तो बता ही दोगे। 5वें का क्या है? पशुओं में कौन सी जलवायु यूज होती है? तो सावरिका। कौन सी यूज होती है? सावरिका। बताओ, और क्वेश्चन कराऊं क्या? और क्वेश्चन कराऊं? और क्वेश्चन कराऊं क्या? जल्दी जल्दी जवाब दो, थम्स अप करो। कराने हैं या नहीं कराने? थम्स अप दो। देखते हैं कौन कौन कह रहा है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग जो गलत करोगे। ठीक है ना? घुमा फिरा के जो पूछे जाएंगे। चलो, चलो बात करते हैं फिर। इन क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ। पहले का चौथा। बिल्कुल सही। बाल क्या है? उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। इसका जवाब देंगे। सम्यक क्षारदग्ध के लक्षण क्या है? सम्यक क्षारदग्ध के लक्षण। सम्यक क्षारदग्ध के लक्षण बताएंगे। क्षार के प्रकार कितने हैं? इसका उत्तर क्या होगा? क्षार के प्रकार कितने हैं? दो। कितने हैं? दो। इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे। सम्यक क्षार के दग्ध के लक्षण है, इसका उत्तर बताएंगे।
चलिए, इसका उत्तर कई लोग बता रहे हैं 3, जो कि गलत है। कृष्णता होना, सम्यक चार दंड में कृष्णता होना बताया सुश्रुत ने। इसने बताया मैंने क्या लिखा है, वाग्भट के अनुसार, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया गलत। पक्को जम्मू फल प्रकाशम सुश्रुत के अनुसार, ये भी गलत है, ये बताया वाग्भट के अनुसार, मैंने उल्टा लिख दिया है। बोथ 1 और 2 तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा, कोई नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, फंस जाओगे तुम इसमें। आंसर क्या होगा, कोई नहीं, क्योंकि आचार्यों के नाम गलत लिख दिए हैं मैंने, आचार्यों के नाम गलत लिख दिए हैं, ठीक है ना। यही तो फंसना है, ऐसे ही तो फंसोगे। समझ गए, नहीं समझे। कृष्णता में चरक बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ से पढ़ के आ रहे हो भाई, ठीक है। चलिए, चलो अब फिर यहां से आगे अपन कल बात करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पेपर इजी बनाता हूँ। चलिए, पढ़ते रहें मजे से। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, नहीं अगली क्लास कोई नहीं है। समझ में आ रहा, थम्स अप करें। नहीं होगी क्लास। ओके है ना। ओके ओके। चलिए।